हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन सिंह रावत और आप देख रहे हैं एजे टॉक्स मेनिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, अभी जो ये ओआईसी का मामला चल रहा है, जिसमें ओआईसी भारत के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमसे माफ़ी मांगिए। अब ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जो 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, वो इस मामले में अभी एकजुट हो गया है और भारत के खिलाफ उसने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। अब ये पूरा मामला है क्या, इस मामले को पूरे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि 27 मई को टाइम्स नाउ नवभारत पे एक डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी की स्पोक पर्सन है नुपुर शर्मा, वो बैठी हुई थी और उसको होस्ट कर रही थी टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नविका कुमार। तो उसमें नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बातें कही थी। मैं वीडियो कैरी ऑन करने से पहले ये क्लियरली कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी कम्युनल हेट स्पीच को फेवर नहीं करता। आई डू नॉट सपोर्ट एनी कम्युनल हेट स्पीच। मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सारी चीज़ें फैक्चुअल बेस पे आपके सामने रखूँगा और जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो जो नुपुर शर्मा ने वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कुछ भी बातें कही, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। आपको किसी के धर्म के अगेंस्ट में कहने की इजाज़त नहीं देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन आप किसी के रिलीजन के अगेंस्ट में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई गलत बात नहीं कर सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करता। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और आपको डेमोक्रेटिक मूल्यों के आधार पे ही यहाँ पे एक्ट करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर रखना पड़ेगा। तो जब नुपुर शर्मा का ये विवाद वाला वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो फिर हंगामा शुरू हो गया भारत में। उसके बाद ओआईसी के सभी देश इकट्ठा हो गए। भले ही ओआईसी अभी भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें ओआईसी से ये सीखना चाहिए कि आप रिलीजन के मामले में या फिर किसी और चीज़ के मामले में अगर यूनाइट होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ओआईसी ने क्या करा कि इस मैटर को ग्लोबलाइज करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा दिया गया था और बीजेपी अभी भारत में पावर में है, इसलिए ये इस स्टेटमेंट के मायने बहुत बढ़ जाते हैं। अगर ये किसी एक सिविलियन द्वारा ये स्टेटमेंट दी जाती तो इसको इतना ग्लोबलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ओआईसी को। बट अभी एक अच्छा मौका था भारत को बैकफुट पे लाने का और भारत की इमेज को गिराने का, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को हाथों हाथ लिया और मैटर को ग्लोबलाइज करने की कोशिश करी और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान खींचने की कोशिश करी इस मैटर पे। तो इस मामले में ओआईसी ने क्या करे कि जो इंडियन एम्बेसी है इन देशों में, वहाँ के जो इंडियन एम्बेसडर हैं जो बैठे हुए हैं, उनको समन भेजना शुरू करा और उनसे जवाब तलब करने को कहा, जिसमें यूएई शामिल है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। उसके बाद जॉर्डन है, ओमान है, कतर है, कुवैत है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान भी है, आप सोचिए। तो जब ओआईसी ने इंडियन एम्बेसी से जवाब तलब करने को कहा तो इंडियन एम्बेसी ने कहा, भैया ये नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट है ये उनका निजी स्टेटमेंट है, इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। नुपुर शर्मा जो है बीजेपी की नेशनल लेवल की स्पोक पर्सन है, लेकिन इस सारी घटना के बाद बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, आपने साइंस में लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, जिसे न्यूटन का थर्ड नियम कहा जाता है, जिसमें न्यूटन ने कहा था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मुझे लगता है कि भारत के प्रोस्पेक्टिव से, भारत के सिनेरियो से ये न्यूटन का जो थर्ड नियम है लॉ ऑफ मोशन का, बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर आप किसी के धर्म पे टीका टिप्पणी कर रहे हो, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हो, किसी के भगवान का मजाक उड़ा रहे हो, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरी कम्युनिटी जिसके बारे में आपने गलत बोला है वो आपके ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगी, आपको गलत नहीं बोलेगी। वो भी ज़रूर काउंटर करेगी और वो भी अपना डिफेंड ज़रूर करेगी। आपने मुनव्वर फारूकी का नाम सुना होगा, ये एक सो कॉल्ड कॉमेडियन है। इसने 1-1.5 साल पहले भगवान राम और माता सीता पे कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करी थी, कुछ गंदे गंदे जोक सुनाए थे। तो जब उसका ये वीडियो पब्लिक के बीच में गया तो लोगों को बहुत गुस्सा आया कि यार ये राम के बारे में ऐसा बोल रहा, भगवान राम के बारे में बोल रहा है। मतलब कि आप राम के बारे में बोल रहे हो, आप उनके बारे में बोल रहे हो जो भारत में आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। मतलब कि कहा जाता है कि भारत के जन जन में राम है, कण कण में राम है, और आप उनके बारे में अभद्र बोल रहे हो, जोक सुना रहे हो। और तो ये जब चीज़ें बढ़ी तो मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार करा गया, उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करेगी, कंप्लेंट्स हुई। कुछ टाइम तक वो उसको जेल में रखा गया, 2-4 महीने ड्रामा चला, उसके बाद उसकी बेल हो गई। उसके बाद लोगों के मन में गुस्सा था, लोगों ने उसके शोज़ बॉयकॉट करने शुरू करे, लेकिन ये चीज़ें भी ज़्यादा चली नहीं, 2-4 महीने में ये भी शांत हो गया। उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा, मतलब सारा कुछ नॉर्मलाइज हो गया। अब सोचिए कि मुनव्वर फारूकी अगर किसी और कंट्री में होता, किसी मुस्लिम कंट्री में होता, स्पेशली किसी मुस्लिम कंट्री में होता और उसने किसी प्रॉफिट के अगेंस्ट में ऐसी बातें कही होती, तो क्या मुनव्वर फारूकी आज जिंदा होता? मतलब मैं अपना अनुमान नहीं लगा रहा, ये सारी चीज़ें मैं फैक्ट के बेस पे कह रहा हूँ। फ्रांस का चार्ली हेब्दो आपको याद होगा, कार्टून बनाया था, उसका गला काट दिया गया था।
ऐसी सारी घटनाएं, बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स पड़े हुए हैं जिसमें लोगों ने भगवान का मजाक उड़ाया, उनके कार्टून बनाए, उनके अगेंस्ट में कुछ गंदा बोला, कुछ अभद्र बोला, और या तो उनको मार दिया गया या तो उनको टॉर्चर कर करके बहुत टॉर्चर करा गया, जेल में ठूस दिया गया। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में मुनव्वर फारूकी सिर्फ गिरफ्तार हुआ, 2-4 महीने वो जेल में रहा, सिर्फ उसका बहिष्कार हुआ, और उसके बाद उसको एक जो उसकी करियर में जो पब्लिसिटी उसको चाहिए थी, उसको पब्लिसिटी मिल गई। क्योंकि इंडिया में क्या है कि अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करनी होंगी जो आपको लाइमलाइट में ले आएंगी, और यही तरीका मुनव्वर फारूकी ने चुना और वो उसमें सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद मुनव्वर फारूकी सोच करने लगा। रिसेंटली उसने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करा था, कंगना रनौत ने उस शो को होस्ट करा था, कुछ लॉकअप करके कुछ था, उसमें वो कंटेस्टेंट के तौर पे आया, और सिर्फ आया नहीं, उस शो को जीता भी। तो आप सोचिए कि उस कंट्रोवर्सी का मुनव्वर फारूकी को कितना बेनिफिट हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर और कंट्री में होती तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती, मुनव्वर फारूकी का नाम मिट चुका होता। लेकिन भारत में क्या है ना कि भारत राम के रास्ते पे बहुत ज़्यादा ही चलने लग गया है। आपको वो कहानी याद होगी ना कि जब भगवान राम माता सीता की खोज में गए हैं और वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि माता सीता समुद्र के उस पार लंका में है, लेकिन अब जाएं कैसे, बीच में बहुत बड़ा समुद्र है और लाखों की सेना पीछे है, तो अब रास्ता तो मिला ही नहीं। तो भगवान राम क्या करते हैं कि समुद्र से रास्ता मांगते हैं। अब समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है, तो जब 3 दिन हो जाते हैं समुद्र को मनाते, रिक्वेस्ट करते, उसकी पूजा करते, तो भगवान राम को गुस्सा आ जाता है। इस घटना को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण में डिस्क्राइब करा है, ये प्रसंग सुंदरकांड में आता है। वो कुछ इस प्रकार से है कि बिनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इसलिए भगवान राम लास्ट में कहते हैं कि अगर कोई मूर्ख आपकी बात, इतनी प्रार्थना के बाद, इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पे फिर क्रोध करना, वहाँ पे फिर गुस्सा दिखाना, वहाँ पे फिर भय उसके दिल में प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि भारत में क्या है ना कि सहिष्णुता जो है, एक टॉलरेंस है, वो अब एक हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन आयरनी देखिए कि इन सारी चीज़ों का खामियाजा मेजॉरिटी को ही झेलना पड़ा है, क्योंकि अगर माइनॉरिटीज़ पे कोई घटना इंडिया में होती है तो वो ग्लोबल न्यूज़ बन जाती है, उसमें बहुत सारे लोग कूद पड़ते हैं, एक खास वर्ग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उस चीज़ को ग्लोबलाइज करने की पूरी कोशिश करता है, और वो हद तक उसमें सक्सेस भी होते हैं। लेकिन अगर वही घटना मेजॉरिटी के साथ घटती है तो उसको बहुत लाइटली लिया जाता है, उसको कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती, उस पर कोई मीडिया कवरेज ही नहीं मिलती। तो ये जो ओआईसी का दोहरा चरित्र है, जो इनका डुअल स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ अपनी सेलेक्टिव अप्रोच पे ही बात करते हैं। जो घटनाएं इनके चश्मे के फ्रेम में फिट बैठती हैं, ये उन्हीं पे बात करेंगे, उन्हीं पे इंटरफेयर करेंगे। इनको चाइना में जो उइगर मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं दिखते, पाकिस्तान में जो बलोच मुस्लिमों पे अत्याचार होते हैं वो नहीं दिखते, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जिनको ओआईसी मुस्लिम मानता ही नहीं है। लेकिन भारत में अगर कोई भी एक छोटी मोटी घटना भी होगी तो ये फतवे जारी करने शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें भारत की भी गलती ये रही है कि भारत में जो कश्मीर वैली में इतना बड़ा जेनोसाइड्स हुआ था 90s में, उस घटना को भारत ने ग्लोबलाइज नहीं करा। ये सबसे बड़ी भारत का ड्रॉबैक रहा, भारत का फेलियर रहा, और अभी भी नहीं कर रहा। देखिए भारत में 2022 में ही बहुत सारी हिंदू कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है और अभी भी वो चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन भारत की सरकार उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं ले जा पा रही है। एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू भी मारा जा रहा है। लेकिन जब ओआईसी भारत के मुस्लिमों की चिंता करना शुरू कर देता है और कहता है कि भारत में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको प्रेशर किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो भारत को ज़रूर उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाना चाहिए, बलोचों का मुद्दा उठाना चाहिए, और भारत में कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं कश्मीर वैली में, उनका मुद्दा उठाना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अगर ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान खींचने में सक्षम होता है तो भारत आसानी से इनको डील कर सकता है, आसानी से काउंटर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।